नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बात चाहे समाजवादी पार्टी की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की या फिर बहुजन समाज पार्टी, सुभाषपा, निषाद पार्टी, सभी लोग अपनी अपनी तरीके से राजनीति की बिसात बिछाने में लगे हैं। और हाल ही में कई सवाल खड़े हुए तब जब बरेली में बहन जी मायावती ने 9 साल बाद एक बड़ी रैली की और मंच से कहीं कई महत्वपूर्ण बातें। ठीक उससे कुछ समय पहले अखिलेश यादव और आजम खान की भी मुलाकात होती है और आजम खान और बसपा को लेकर कई तरह के कयास पहले भी लगाए जा रहे थे। लेकिन इस सब के बीच चर्चा के लिए आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये कि 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में आखिर किस करवट बैठने जा रहा है। और इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं। फराज किदवई साहब हैं, समाजवादी पार्टी के जाने माने प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है फराज जी आपका न्यूज़ 18 पर। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत बहन जी की रैली से ही करते हैं। अंदाज़ा तो ये लगाया जा रहा था कि कहीं आजम खान उस रैली के मंच पर ना पहुंच जाएं, कुछ धड़कनें बढ़ी होंगी, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव मिल लिए जाकर आजम खान से। देखिए मैम, जहाँ तक आज़म खान साहब की बात है जी। तो आज़म खान साहब और नेताजी ने मिलकर के समाजवादी पार्टी बनाई थी। और आज़म खान साहब ने एक बार नहीं कई बार ये इंडिकेशंस दिए हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। ये सब जो कयास लगाए जाते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की एक टूलकिट है जो हमेशा इस बात को हवा दिया करती है, कभी कि कभी आज़म खान छोड़ करके जा रहे हैं, कभी आदरणीय शिवपाल जी के बारे में बोला गया, कभी और लोगों के बारे में बोलते हैं। लेकिन हमारी पार्टी जो है वो नेताजी की बनाई हुई पार्टी है। उनकी मेहनत से और उन्होंने साइकिल पर चल के, पैदल चल करके जिस तरह से पार्टी बनाई है, तो ये जितने लोग हैं, चाहे वो आज़म खान साहब को ले लिए या और पुराने जो लीडर्स हैं, ये सब हमारी जो पार्टी है उसकी नींव है। दरख्त जैसा अखिलेश यादव कह रहे थे। हाँ, डेफिनेटली आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी एक बार नहीं, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा आज़म खान साहब को एक फादर फिगर माना है। और पर जेल में मिलने नहीं गए उनसे, बड़ा आहत दिखे आजम खान। नहीं, देखिए कई दफे उनके हवाले से बातें सामने आई। नहीं, देखिए उसको ऐसे लिया जाता है, वो आदमी जिसके ऊपर मुर्गी चोरी का आरोप, जिसके ऊपर अंडा डकैती का आरोप, जिसके ऊपर बकरी चोरी का आरोप और तमाम तरह से जिस आदमी को इतनी ज़्यादा प्रताड़ना दी गई हो, तो उसका विचलित होना स्वाभाविक है। लेकिन वो कभी भी ना तो हमारी पार्टी से और ना आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कभी उनको कोई गिला शिकवा नहीं रहा। और बार बार हम लोगों ने प्रतिनिधिमंडल उनको भेजे और किस तरह से कैसे हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी रही, बहुत सारी चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और आजम खान की जो मुलाकात हुई है उसके बाद धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा कि अब आगे की राजनीति में आजम खान का क्या राजनीतिक भविष्य रहने वाला है। मोहिबुल्ला नदवी हैं, आजम खान साहब अगेंस्ट थे लेकिन वो चुनाव लड़े, मोहिबुल्ला नदवी जीते। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे रहेंगी। नहीं, ये मैम कोई वो नहीं है कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे रहेंगी। आजम खान साहब का जो कद है वो किसी भी म्यान से बहुत बड़ा है। और मैंने आपको जैसा बोला कि आजम खान साहब वॉज द फाउंडिंग मेंबर, वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ समाजवादी पार्टी। मोहिबुल्ला नदवी साहब हमारे सांसद हैं, कोई उसमें डाउट नहीं है। लेकिन चाहे मोहिबुल्ला नदवी साहब हों, चाहे और पॉलिटिकल लीडर्स हों, सब आजम खान साहब के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में भरोसा रखते हैं। और आगे हम लोग सब लोग साथ मिलकर के 2027 में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसको हटाएंगे। इस मुलाकात को लेकर कई लोग चुटकियां भी ले रहे हैं। अब सुभाषपा की ओर से कहा गया कि आप देखिएगा आजम खान और शिवपाल यादव मिलकर खेल कर देंगे सपा का। देखिए, चुटकियां लेने की अगर बात आप करिएगा और आपने सुभाषपा का जिक्र किया, तो ये वही सुभाषपा है ना कि ओम प्रकाश राजभर जी ने अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था जब 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, तो उसमें तो उन्होंने अपनी सरकार के ऊपर सवाल उठा लिए थे। अनुप्रिया पटेल ने अभी 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया है आउटसोर्सिंग पर, कि जो आउटसोर्सिंग है उसकी वजह से आरक्षण जो है वो खाया जा रहा है। इनके अनुप्रिया पटेल जी के जो हस्बैंड हैं उन्होंने कई बार, आशीष पटेल जी ने अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हुए हैं। संजय निषाद जी ने, अभी आपको याद होगा कि किस तरह से अपनी ही सरकार को घेरा, और उन्होंने ये भी शायद बयान दिया था कि हम ये भारतीय जनता पार्टी तय करे कि हमारे साथ रहेगी कि नहीं रहेगी। तो अगर चुटकियां लेने की आप बात करिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं वो खुद अपनी सरकार पर चुटकियां लेते हैं। तो ये मैम पॉलिटिक्स है, ये चलता रहता है। अच्छा, बसपा की रैली में भीड़ देखकर सुबह से ही हम देख रहे थे, कभी 4 बजे का ट्वीट कोई कार्यकर्ता कर रहा है कि खूब मैदान खचाखच भरा हुआ है। उसकी भीड़ देखकर अब लोग कह रहे हैं कि अगर वाकई जिस तरह दिख रहा है और पूरी ताकत के साथ बहन जी, वो जो पहले उनका ग्राउंड कनेक्ट था या डोर टू डोर कनेक्ट था, वो अगर हो गया तो क्या 27 के समीकरण बदल जाएंगे। ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। देखिए, आदरणीय मायावती जी ने जब कल ये रैली की है
सब लोगों की नज़र उस रैली पर थी। मैं इंडिविजुअल तौर पर दलित भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। मैंने दलित भाइयों के बीच में काम भी बहुत किया है। जी। जब आदरणीय बहन जी ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करना शुरू की तो मेरे पास मैम 100 के ऊपर फ़ोन आ गए और सब दलित समाज से आए और सब बहुत ज़्यादा निराश थे। मतलब जब वो गए, जो दलित समाज जब रैली में गया तो उत्साहित था और जब रैली से आया तो वो निराश था, क्योंकि दलित समाज ये सुनना चाहता था आदरणीय बहन जी से कि वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करेंगे। मैंने एक दलित भाई हैं, मैंने पूछा कि आप क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा है, तो उन्होंने बोला कि हम इसलिए इतना ज़्यादा गुस्सा हैं कि उन्होंने मुझे बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के हिसाब से दलितों के ऊपर आज की तारीख में आस्था जी जो सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। तो मैंने फिर खोजना शुरू किया, तो आप देखिए कि दलित भाइयों में कितनी अवेयरनेस है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस सरकार ने दलितों के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार किए उसके लिए बहन जी उनके साथ खड़ी दिख रही हैं। तो कल जो मेरी दलित भाइयों से बात हुई, उन्होंने कहा मतलब 100 लोगों के अगर फोन आए, मैं 15 लोगों के रिसीव कर पाया, तो 12 लोगों ने कहा कि वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व। लेकिन वही कार्यकर्ता ये भी दावा कर रहे हैं कि बसपा की इस रैली में मुस्लिम समाज से भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं जब कोई रैली होती है, किसी की भी रैली होती है, तो उस रैली में बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर देखने चले जाते हैं, ये फैक्ट है। मतलब हम तो लोग क्या मुसलमानों ने हेलीकॉप्टर नहीं देखा है? मैं चला जाता हूं तो ऐसा तो नहीं, मैंने हेलीकॉप्टर, जब हम पॉलिटिक्स में नहीं थे तो हमने जब पहली बार हेलीकॉप्टर नहीं है, मैं हेलीकॉप्टर देखने चला गया। एक रैली में राज बब्बर जी आ गए, मैंने कहा चलो राज बब्बर जी को देख लूं। लेकिन रैली में भीड़ होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो वोट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हम लोगों ने हिस्टोरिकली देखा भी है। रैली की बात करिएगा, ओवैसी साहब की बहुत अच्छी कभी कभी रैली हो जाती है, तो क्या वो वोट में कन्वर्ट हो जाता है? हमको तो 90% मुस्लिम समाज का वोट तो 2022 में मिला ना, 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला, लेकिन ओवैसी साहब जब रैली करते थे तो उसमें मुसलमान दिखता था। तो लेकिन मंच से मायावती ने सपा पर हमले बोल दिए। एक तो कांशीराम पार्क के लिए मेंटेनेंस का मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा सपा सरकार पैसे दबा जाती थी, और लॉ एंड ऑर्डर पर उन्होंने बात की तो योगी शासन की उन्होंने प्रशंसा कर दी और आभार प्रकट कर दिया बहन जी ने। तो ये तो खतरे की घंटी है आपके लिए। वही मेरे लिए, हमारे लिए कोई गलत खतरे की घंटी नहीं। मायावती जी ने ये बोल करके हमारी मदद कर दी, क्योंकि वो दलित समाज जो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि किधर जाएं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, तो आदरणीय बहन जी ने कल ये अपने स्टेटमेंट से ये दिखा दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। तो दलित समाज जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज था वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ आ गया। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात है मैं, क्योंकि ये इसी से लिंक करता हूं मैं, मान्यवर काशीराम साहब का एक बड़ा मशहूर कथन है। उन्होंने कहा था कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम व्यवस्था के पीड़ितों को एकजुट नहीं करेंगे और हमारे देश से असमानता की भावना को खत्म नहीं करेंगे। ये मान्यवर काशीराम साहब का बड़ा मशहूर कथन है। आज दलित समाज कहता है, मैं इसको भी लिंक करने जा रहा हूं काशीराम साहब के स्टेटमेंट को, आज दलित समाज कहता है कि हमको मान्यवर काशीराम साहब का प्रतिबिंब दिखता है आदरणीय अखिलेश यादव जी में। अच्छा, ये दलित समाज कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने ये बोला ना कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि व्यवस्था के पीड़ितों को एकजुट नहीं करेंगे। व्यवस्था से पीड़ित कौन लोग हैं? व्यवस्था से पीड़ित वो लोग हैं, व्यवस्था मतलब जो आज की तारीख में वो चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है, सिस्टम जो है, गवर्नेंस जो आप बोल सकती हैं। तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करिए तो ये तो इनके मंत्री ने लोकसभा और या राज्यसभा में कहा, बयान दिया था कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर ले लीजिए, प्रोफेसर ले आप लीजिए। पीडीए की बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं पीडीए की बात कर रहा हूँ। उस पर भी बहन जी ने कहा है कि जब अपनी सरकार थी, जब सपा की सरकार थी, तब पीडीए कहाँ था। आज आप पीडीए की बात करते हैं, उस पर भी वो सवाल उठा रही हैं। और अखिलेश यादव जी का मैं ट्वीट भी पढ़ देती हूँ, क्योंकि उनकी अंदरूनी साठगांठ है जारी, इसीलिए वो हैं जुल्म करने वालों के आभारी। यहाँ मायावती की वो बात कर रहे हैं और उनकी अंदरूनी साठगांठ, वो इशारा आप समझ रहे होंगे। पर उन्होंने ये भी कहा मायावती ने कि भैया पीडीए आपको तब याद क्यों नहीं आया जब आपकी सरकार थी, आज आप पीडीए करते हैं। नहीं मैम, देखिए, हमको पीडीए तब भी याद था और हमको पीडीए आज भी याद है। अब मैं आपसे दो सवाल, मैं आपको इस बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। भारतीय राजनीति में, खासकर उत्तर प्रदेश की जो राजनीति हो रही है, उसमें उसके इतिहास में एक दलित सांसद फैजाबाद ने अगर किसी ने बनाया तो हमने बनाया। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी के जो कद्दावर नेता थे, जैसे अभी आपने बात की, जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स थे, बहुजन समाज पार्टी के जो कद्दावर नेता थे, आर के चौधरी साहब आज हमारे साथ क्यों हैं?
आर के चौधरी साहब तो मान्यवर काशीराम साहब के साथ साइकिल से उन्होंने लखनऊ से लेकर के दिल्ली यात्रा की थी। लालजी वर्मा जी भी मान्यवर काशीराम साहब के साथी, आर.एस. कुशवाहा जी, माननीय बहन जी के ओएसडी सुरेश चंद्र गौतम जी, ये सब आज कहाँ हैं? ये सब आज समाजवादी पार्टी में इसलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दलित समाज पर जो अत्याचार किए, इन सब को एहसास है कि अगर उसके लिए कोई लड़ रहा है, अगर उसकी कोई आवाज उठा रहा है, तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन को लेके भी आप लोग पूर्व में कह चुके हैं, अखिलेश यादव कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इसको दोहरा भी चुके हैं कि भाई स्टीयरिंग घूम भी सकता है। हाल ही में बरेली में बवाल हुआ, उसके बाद उसके आरोपियों या दंगाइयों पर बुलडोजर चला, संभल में बुलडोजर चला, तो उसे लेकर भी एक पॉलिटिक्स चल रही है कि भाई आप लोग ये कहते हैं कि बुलडोजर चुनिंदा लोगों पर ही चलता है, लेकिन सरकार कहती है कि दंगाइयों को मिट्टी में मिलाना है तो उनका जो काला साम्राज्य या काला धन है या जो कब्जे की ज़मीन है वो तो प्राधिकरण छुड़ाएगा ही। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में एक स्टेटमेंट दिया था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, जिसका भी आपने आस्था जी जिक्र किया है। तो मिट्टी में अपराधी नहीं मिलेंगे, मिट्टी में मिली है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। और आस्था जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अगर आप मुझे समय दीजिएगा तो मैं डेट बता दूंगा कि कब है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर बोला है कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बाइज्ड। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बाइज्ड। तो हम तो वही बोल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सरकार बाइज होकर के काम कर रही है। अच्छा, 2027 में मुद्दे क्या होंगे आपके? देखिए, पीडीए की तो बात आप कर ही रहे हैं, लेकिन मुद्दे क्या होंगे? देखिए, नेताजी ने और मान्यवर काशीराम साहब ने जो मिशन शुरू किया, नेताजी ने मान्यवर काशीराम साहब को 1991 में सांसद बनाने में कितनी मदद की, ये दुनिया ने देखा। 1993 में जब बहुजन समाज पार्टी की 13 सीटें थी, उसके 67 आने में हमारा क्या योगदान था, ये दुनिया जानती है। 2019 में बहुजन समाज पार्टी को किसने ऑक्सीजन दी, ये दुनिया जानती है। आस्था जी, आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट ने, आप भी जानती है। हमारे जो 2027 में मुद्दे हैं, वो वही मुद्दा है सोशल जस्टिस का। वो वही मुद्दा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक और रिपोर्ट है, उसके हिसाब से इस देश में जो लोग गटर साफ कर रहे हैं, जो लोग टॉयलेट साफ कर रहे हैं, जो लोग गंदगी साफ कर रहे हैं, उसमें 92% लोग SC, ST और OBC से आते हैं। ये लोकसभा में दिया हुआ बयान है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री का। तो हमारी लड़ाई उस व्यवस्था से है जो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि व्यवस्था को परिवर्तन करना। हम उस व्यवस्था को परिवर्तन करेंगे कि SC, ST, OBC जो है वो अब गटर नहीं साफ करेगा, आस्था जी, वो अब यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनेगा। अच्छा, बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने कह दिया हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, तो मतलब ठीक है, सरकार में आपको आना है, वायदे किए जाते हैं, तो क्या ये संभव है? आप कह रहे हैं कि अब गटर कोई नहीं साफ करेगा, इस तरह के कामों में कोई नहीं होगा। चलिए, मैं जातियों का नाम नहीं लेती, तो क्या हर घर सरकारी नौकरी कैसे दीजिएगा? सरकारी नौकरी के लिए तो बाकायदा इम्तिहान होते हैं, पेपर निकाले जाते हैं, भर्तियां होती हैं, तब जाके प्रोसेस पूरा होता है। ये कैसे संभव है? ये सिर्फ लुभाने के लिए चुनावी वादा है? कोई लुभाने के लिए नहीं है। देखिए, मैंने अभी अनुप्रिया पटेल जी का जिक्र किया, उन्होंने बोला कि आउटसोर्सिंग जो है वो एक कैंसर की तरह है और इसकी वजह से आरक्षण के ऊपर असर पड़ रहा है। अगर पॉलिटिकल विल है, आस्था जी, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने टेन्योर में करके दिखाया है। लोग कहते थे कि कैसे इतने कम टाइम में लखनऊ से लेकर के आगरा तक के इतना बेहतरीन एक्सप्रेसवे बन जाएगा, इतने साल बने हुए होंगे, उसमें आपको एक गड्ढा नहीं मिलेगा। तो जब इच्छा शक्ति थी आदरणीय अखिलेश यादव जी की, तो वो एक्सप्रेसवे बना। आदरणीय अखिलेश यादव की इच्छा शक्ति थी, जो बिजली व्यवस्था, आप डेटा निकाल लीजिएगा, जो बिजली व्यवस्था का सुधार 2012 से 17 के बीच में हुआ है, उसके बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। आदरणीय तेजस्वी जी एक नौजवान है, उनके अंदर एनर्जी है और मैं ये मानता हूं कि अगर इच्छा शक्ति है तो हर घर में नौकरी दी जा सकती है। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फराज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस साक्षात्कार में आए। तो समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता से जुड़े मुद्दे और खास तौर पर पीडीए का बिगुल या पीडीए की बात जो है वो बुलंद रहने वाली है 2027 में। धन्यवाद।